हेलो प्रिय साथियों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 12वीं अध्याय 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने उस दिन आपसे वादा किया था, उसी लास्ट वाली वीडियो में वादा किया था, उसी के अंतर्गत मैं लेके आया हूँ। तो आज प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा 3 बातों का अच्छी तरह से ध्यान करेंगे, उनको पढ़ेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में बहुत ज़्यादा महत्व देती हैं। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको दबा दीजिए। जिससे क्या होगा कि यदि जैसे मैं नया वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी और आप लोगों को इसी प्रकार मैं पढ़ाता रहूँगा। और ये अपनी लॉकडाउन सीरीज जब तक चलेगी, जब तक कि सरकार की तरफ से कोई नया फैसला नहीं आ जाता, और उसके बाद हम ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन दोनों रखने का प्रयास करेंगे। तब तक अपनी ये ऑनलाइन कोचिंग अपन चला रहे हैं। मैं साई एक्सलेंस क्लासेस से प्रकाश सर आप लोगों के सामने एक बार फिर से लेकर आया हूँ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम 3 चीज़ों का विशेष रूप से डिस्कस कर रहे हैं। फलन क्या है, फलन के प्रकार कौन कौन से हैं और किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले कि फलन क्या है, फलन को ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ पे 2 समुच्चय लिए हैं, समुच्चय ए और बी। तो समुच्चय ए और बी के देखो, समुच्चय ए में हमारे 4 अवयव हैं, 1 2 3 4, और समुच्चय बी में भी हमारे 4 अवयव हैं, ए बी सी डी। यहाँ पर हम इस प्रकार कह सकते हैं कि हमारे समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव से है। इसी प्रकार जब मैंने यहाँ पर मैंने दूसरा भी पॉइंट लिया। दूसरा पॉइंट में समुच्चय ए के अवयव है ए बी सी डी और समुच्चय बी के अवयव हैं 1 2 3। लेकिन मैं अगर यहाँ पे देखूँ, समुच्चय ए का एक अवयव है ए, उसका संबंध समुच्चय बी के 2 अवयव 1 और 2 के साथ है, तथा समुच्चय बी का एक अवयव 3 का संबंध समुच्चय ए के अवयव ए और बी के साथ है। इस कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि ए बी में फलन नहीं है। क्यों नहीं है, अभी मैं आप लोगों को पूरी तरह से इसकी जानकारी दे दूंगा। तो इससे पहले हम थोड़ा सा और चलते हैं, इस बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम थोड़ी सी और जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं। इसी प्रकार हमने तीसरा ग्राफ लिया, ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी, जहाँ पर समुच्चय ए के अवयव ए का संबंध 1 से और बी का संबंध भी 1 से है और सी का संबंध 3 से है। यहाँ समुच्चय ए का ए समुच्चय बी में फलन है। कैसे, इसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो कंडीशन क्या है कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी अवयव से हो। ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी अवयव से हो। नंबर 2, ए के अवयवों का संबंध बी के 1 से अधिक अवयवों के साथ ना हो। मतलब बी के किसी एक अवयव 1 से ज़्यादा अवयवों के साथ ना हो। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर कंडीशन में अगर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा ऊपर देख लेते हैं। जो कि हमारे परिभाषा पहले बोल रहे थे कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी अवयव के साथ हो। तो समुच्चय नंबर 1 का जो मैंने बताया था, उसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ है। और दूसरी कंडीशन में देखो,
दूसरी कंडीशन में क्या है कि ए के अवयवों का संबंध बी के एक से अधिक अवयवों के साथ ना हो, केवल ए के अवयवों से। जैसे कि ये कि मैंने अगर यहाँ पर अगर बात की, यहाँ पर अवयव ए का ए है, एक अवयव ए है, उसका संबंध बी के दो अवयवों के साथ है, एक के साथ और दूसरा दो के साथ, इसीलिए ये क्या है हमारा फलन में नहीं है। और तीसरी कंडीशन में देखो, तीसरी कंडीशन में क्या है कि हमारे पास अवयव एक समुच्चय ए के हमारे जो दो अवयव थे ए और बी, उनका संबंध बी के समुच्चय बी के केवल एक अवयव के साथ था, ना कि दो अवयवों के साथ, इसलिए ये हमारा क्या है फलन था। अब इसी प्रकार हम थोड़ा सा और आगे आते हैं। जैसे कि हमने अपनी कंडीशन में अपने अप्लाई किया था कि समुच्चय ए का संबंध समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ होना चाहिए। तो ए समुच्चय ए के जो दो अवयव हैं एक और दो, उनका संबंध बी के अवयव एक के साथ है। लेकिन यहाँ पर दूसरे वाले समुच्चय में हमारी कंडीशन अलग है। यहाँ पे समुच्चय ए का संबंध समुच्चय बी के एक अवयव से है, यानी ए का संबंध दो से। लेकिन यहाँ पर हमारी कंडीशन दूसरी हो गई है कि यहाँ पर समुच्चय ए के अवयव एक है बी, उसका संबंध समुच्चय बी के दो अवयवों के साथ है, जो कि हमारे दूसरी कंडीशन के नाम से नहीं, कि वो बोल रहा है कि बी के एक से अधिक अवयवों के साथ ना हो, ए के अवयवों का संबंध बी के एक से अधिक अवयवों के साथ ना हो। तो यहाँ पे बी के एक अवयव का संबंध अवयव समुच्चय ए के एक अवयव है बी, उसका संबंध समुच्चय बी के दो अवयवों के साथ है, जिसके कारण क्या है यह फलन नहीं। अब मैं तीसरी कंडीशन अप्लाई करता हूँ। तो जो तीसरी कंडीशन वो हमारी सेम पहली कंडीशन के जैसा ही है, तो इसमें तो हमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसके प्रकार बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये हमारा है क्या है, एक ही फलन है। अब दूसरी कंडीशन, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ है। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पर समुच्चय ए में हमारे पास चार अवयव हैं और समुच्चय बी में हमारे पास तीन अवयव हैं, इसीलिए ए का संबंध एक से किया, चार का संबंध सी से किया। लेकिन समुच्चय बी का जो दूसरा अवयव है बी, उसका संबंध समुच्चय ए के दो अवयवों के साथ है, इसलिए कौन सा फलन हो गया, बहु एक आच्छादक फलन है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ जो विशेष रूप से ध्यान में आप लोगों को बता दूं, वो वाली बात हमारी यही है कि समुच्चय ए के हमारे जो दो अवयव हैं उनका संबंध समुच्चय बी के एक अवयव के साथ तो हो सकता है, लेकिन समुच्चय बी के दो अवयवों का संबंध समुच्चय ए के एक अवयव के साथ नहीं हो सकता। इसीलिए ये यहाँ पे हमने जो कंडीशन की थी यहाँ पे वो गलत थी और यहाँ पे हमारी ये कंडीशन ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फलन होगा, बहु एक आच्छादक फलन। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, बहु एक फलन के बारे में बात करते हैं। तो बहु एक फलन क्या है कि समुच्चय ए के, यहाँ पे समुच्चय ए और समुच्चय बी, यहाँ पे देखो समुच्चय ए के दो अवयव हैं, एक और दो का संबंध ए से है, समुच्चय तीन का संबंध बी से है, और यहाँ पे हमने बी के जो दो अवयव है सी और डी को छोड़ दिया है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो इस कंडीशन में यह हमारा बहु एक फलन कहलाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कि किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो उस कंडीशन में मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने यहाँ पर ये तीन टाइप के थोड़ा समुच्चय लिए हैं और उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के फलन को हम प्रतिलोम में ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे पहला हम बात करें, दो समुच्चय दिए हैं ए और बी, जहाँ पर समुच्चय ए के अवयव है 1 2 3 और समुच्चय बी के अवयव हैं ए बी सी डी। यहाँ पे एक का संबंध ए से, समुच्चय बी के दो और तीन का संबंध समुच्चय बी के एक अवयव बी से हैं। मैं ये कहूँ ये फलन तो है, लेकिन अगर मैं इसका प्रतिलोम करूँ, प्रतिलोम का मतलब यहाँ पे ए
बी का फलन है। क्या बी भी हमारा ए का फलन है? अगर बी हमारा ए का फलन होता है तब तो ये प्रतिलोम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो यहाँ पर बी के हमारे दो अवयव खाली बैठ रहे हैं। क्या इसी प्रकार हमारे यहाँ पे ए के दो अवयव खाली हैं क्या? नहीं है, नहीं बैठ रहे, क्योंकि यहाँ पे बी में हमारे 4 अवयव है और यहाँ पे हमारे एक अवयव है। कंडीशन दूसरे के हिसाब से जो मैंने बोली थी कि इसके दोनों संबंधों का संबंध एक के साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये हमारा क्या होगा, ये फलन नहीं है। अगर ये फलन नहीं है तो ये पहला वाला हमारा प्रतिलोम फलन नहीं कहलाएगा। दूसरी कंडीशन में अप्लाई करते हैं। दूसरी कंडीशन में हमारे पास सेम वही वाली कंडीशन, दो समुच्चय ए और बी, ए के अवयव हैं 1 2 3 4, बी के अवयव हैं ए बी सी, जहाँ पे एक का संबंध ए से, दो का संबंध बी से और समुच्चय ए के जो 3 और 4 का संबंध समुच्चय बी के एक अवयव सी से है। इस प्रकार तो ये तो फलन है, लेकिन परिभाषा सेकंड के अनुसार दूसरी परिभाषा हम लोगों ने लिखाई थी, इसलिए मैं दूसरी चीज़ बोल रहा हूँ आप लोगों से। ये दोनों जो परिभाषाएं मैंने बोली हैं आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लो, क्योंकि उन्हीं परिभाषाओं के आधार पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखो समुच्चय, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि बी हमारा ए का फलन है या नहीं। तो ए का संबंध 1 से है, बी का 1 से, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब हम अवयव सी पे आते हैं तो ए समुच्चय ए के जो 3 और 4 जो अवयव है उनका संबंध केवल सी से हो रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, ये भी फलन नहीं है। अब तीसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं, जहाँ पे समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ है, ये इस कंडीशन में ये हमारा फलन है। और दूसरी कंडीशन में अगर मैं अप्लाई करूँ तो देखो अवयव बी का संबंध भी ए के साथ है, ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 3 के साथ और डी का 4 के साथ है। तो अब हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा फलन जो एकेकी और आच्छादक दोनों हों उसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी फलन क्या है, फलन के प्रकार कौन कौन से हैं, किस फलन का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, इन 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब आगे के लिए हम थोड़ा और पढ़ेंगे, उसमें देखिए दोस्तों हम थोड़ी सी और जानकारी लें। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम। जैसे कि अगर मैंने बात की sin 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2। अगर मैं sin 150 लूँ तो sin 150 को मैं कैसे रखूँगा, sin 180 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 30, क्योंकि 180 में से मैं अगर 30 घटाऊँगा तभी तो मुझे 150 मिलेंगे। और sin 180 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, और sin थीटा मतलब थीटा की वैल्यू हम 30 रख रहे हैं और 30 का मान 1/2। इसी प्रकार sin 390 को हम लोग क्या रखेंगे, sin 360 प्लस थीटा, और sin 360 प्लस थीटा होता है sin थीटा, जिसकी वैल्यू हमारी 1/2 होगी। अच्छा, इस कंडीशन में मैं अगर बोलूँ कि sin 30, 150, 390 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, sin थीटा, मतलब अगर ये बोलूँ कि ये तो हमारा तो ये तो फलन है, क्या इसका प्रतिलोम भी फलन हो रहा है, तो परिभाषा 2 के अनुसार ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए का केवल एक अवयव है 1/2 और बी के हमारे पास 3 अवयव हैं 30, 150 और 390, जो कि इस कंडीशन में पूर्णतः सही नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि यह sin x का प्रतिलोम संभव नहीं है। इस तरह से sin x, cos x, tan x, cot, sec, cosec का भी प्रतिलोम संभव नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में हम त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। क्यों ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो भी यही है ना कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है वो हमें एक विशेष परिस्थितियों में ही ज्ञात करना पड़ेगा। हम अगर एक सीधे अगर देखें, सीधी इस तरह से हम अगर निकालना चाहें तो ये वाली चीज़ हमारी संभव नहीं है। तो आइए दोस्तों अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ हम कह सकते हैं कि वैसे तो किसी त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता,
लेकिन यदि इसके प्रांत यानी कि हम डोमेन की बात करें, डोमेन पर हम अगर कोई प्रतिबंध लगाएं तो इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे एक खींचा है। यहाँ पर हमारे पास 0, 90, 180, 360। अगर मैं 0 से 90 के बीच में बात करूँ तो हमारे पास साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 के मान होते हैं, जो कि आप अच्छी तरह से जानते हो। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है, जिनको मैंने दो समुच्चय ए और बी में रख लिया है। अब अगर इसी चीज़ को मैं अगर इसका प्रतिलोम करूं, यहाँ पे ए तो हमारा वो समुच्चय बी का प्रतिलोम है। क्या समुच्चय बी भी ए का प्रतिलोम है? देखें तो 1/2 का मान 30 है, √3/2 का मान 60 है, 1 का मान 90 है। तो ये भी कंडीशन हमारी ठीक बैठ रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे प्रतिलोम फलन है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर मुख्य मान शाखा के हम बारे में डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे देखेंगे साइन इनवर्स एक्स की जो प्रांत होता है, जो प्रांत होता है हमारा, जो डोमेन होता है वो -1 से 1 तक होता है। तो इसके जो मुख्य मान होंगे -π/2 से π/2 के बीच में होंगे। इसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी वो भी हमारी -1 से 1 के बीच में होगी, और इसका जो मुख्य मान होगा वो 0 और π के बीच में होता है। टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो आर में कहलाएगी, उसका जो मुख्य मान होगा -π/2 और π/2 के बीच में होता है। कॉट इनवर्स दो कॉट और टेन सेम रहेंगे, तो सेम कंडीशन है। इसका प्रांत आर होगा, लेकिन इसके जो मुख्य मान है उनमें थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें मुख्य मान में जो मान होंगे वो क्या क्या होंगे, 0 और π। आगे की मैं अगर बात करूँ कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स में हमारे जो प्रांत होंगे, जो डोमेन जो रेंज होती है वो -के से -1 और 1 से इन्फिनिटिव तक होगी। और इसके साथ हमारे जो मुख्य मान होंगे -के π/2 और -के π/2 से π/2 के साथ होगी। लेकिन इसमें हमारे जो 0 है, 0 पर हमारा मुख्य मान नहीं होगा। इसी प्रकार हम अगर साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स के साथ हमारा सेम कंडीशन रहेगी, -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी तक मान रहेंगे। और मुख्य मान की बात करें तो 0 से π तक रहेगा, जहाँ पर हमारे π/2 की कोई वैल्यू नहीं होगी। आगे कुछ और फॉर्मूले हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे वो फॉर्मूले, इसलिए मैं उन फॉर्मूलों का आपको थोड़ा सा जिक्र किए दे रहा हूँ। साइन -θ की वैल्यू होती है माइनस के साइन थीटा होगी। कॉसेक -θ की वैल्यू होती है कॉस थीटा। टेन -θ की वैल्यू होती है माइनस के टेन थीटा। कॉट -θ की वैल्यू होती है माइनस के कॉट थीटा। सेक -θ की वैल्यू होती है सेक थीटा। कॉसेक -θ की वैल्यू होती है माइनस के कॉसेक थीटा। यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर हमारा 1/सेक थीटा होता है, जिसके कारण कॉस थीटा और सेक थीटा की हमारी जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी, और बाकी के हमारे जो जितने सभी हैं उन सब की वैल्यू हमारी माइनस में आती रहेगी। अगर प्रिंसिपल ब्रांच की और बात करूँ तो हमारे जब माइनस के π/2 और π/2 की वैल्यू अलग रहती है, और 0 से लेकर π तक की वैल्यू अलग रहेगी। कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ। माइनस के π/2 से π/2 तक की हमारे जो वैल्यू रहेंगी वो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स में रहती है। और प्रिंसिपल ब्रांच में हम अगर 0 से π तक की बात करें तो हमारी वैल्यू हमारी कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स रहेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि मैंने सवाल लिया था साइन इनवर्स 1/√2, तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 बराबर किसका मान होता है, π/4 का। कॉस इनवर्स π/2 किसका मान होता है, π/3 का। और टेन इनवर्स √3 हमारा मान होता है π/3 का। जो कि हमारे एक तरह से बेसिक है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपकी बात की साइन इनवर्स माइनस का 1/√2 यानी साइन इनवर्स थीटा, तो क्या होता है माइनस का साइन थीटा होगा, यानी कि माइनस के π/4।
तो जो माइनस के पाई बटे 4 की जो वैल्यू आ रही है वो वाली हमारी माइनस के पाई बटे 2 और पाई बटे 2 के बीच में आएगी। कॉसेक इनवर्स माइनस का 1/2, कॉसेक इनवर्स ये माइनस का 1/2 की जो वैल्यू आती है वो हमारी किस में आएगी, 0 से पाई के बीच में आएगी, जिसको हम पाई माइनस पाई बटे 3 में रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 3 का पाई में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई, और 3 पाई में से 1 पाई घटा दी तो हमारी 2 पाई बाई 3 बचेगा। ऐसे ही हमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। टेन इनवर्स माइनस 1 जिसकी वैल्यू माइनस की पाई बटे 4 होती है, और कॉट इनवर्स माइनस के 2/√3 की वैल्यू होगी पाई माइनस पाई बाई 6। 6 का पाई में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पाई माइनस के पाई अपॉन 6 इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6। तो बताइए दोस्तों, कमेंट में करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और इसके बाद हम अगले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और कुछ महत्वपूर्ण सवाल करेंगे, और इसी के साथ ही हमारी ये प्रश्नावली शुरू हो जाएगी, जो कि आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही सरल प्रश्नावली लगेगी। इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।